आइए देखिए, हम लोग जो है वो नीति निषेध तत्व, ठीक है, डीपीएसपी पर बात कर रहे थे। ठीक है, तो वास्तव में ये क्या होता है और इससे संबंधित कुछ प्रमुख तत्व उस दिन हम लोग देखे थे। ठीक है, भाग 4 में है और इसमें आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक के क्या है, प्रावधान है। ठीक है, अगर सरल शब्दों में कोई पूछे कि नीति निषेध तत्व क्या है, नीति निदेशक तत्व, तो ये क्या है, ये राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश हैं। ठीक है, तो संविधान के भाग 4 में जितनी भी बातें की गई हैं वो राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश हैं। किस लिए? ताकि वो क्या करे, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके, कल्याणकारी राज्य। ठीक है, और उस दिन चर्चा हुई थी कि कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं, तो कल्याणकारी राज्य कहते हैं जहां पर सभी के हितों को ध्यान में रखा जाए और मुख्य रूप से वंचित वर्ग के हितों को। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग उस दिन कई बातें इस पर चर्चा हुई थी, हम लोग बात करते हैं अब आर्टिकल से बात शुरू कर रहे हैं। देखिए, आर्टिकल फर्स्ट जो है वो क्या है, पहला आर्टिकल 36 है। ठीक है, आर्टिकल जब हम लोग 36 की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात क्या किया गया है, तो इसमें बताया गया है कि राज्य की परिभाषा। और जब हम लोग राज्य की परिभाषा की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है, यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य का उल्लेख जिस तरह से आर्टिकल 12 में किया गया है वही यहाँ पर क्या है, राज्य के संदर्भ में लिया जाएगा। क्योंकि पहले ही बताए थे कि यहाँ पर जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो किसको दिए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं राज्य को। एटलीस्ट राज्य क्या है उसको समझना जरूरी था। ठीक है, तो चर्चा हुई थी लंबी, उसमें सारी संघीय प्रांतीय व्यवस्थाएं और प्लस सरकार के सभी तंत्र व घटक राज्य के संदर्भ में आते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में 12 का जिक्र जो है ना वो बीच बीच में कई बार किए हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है ना, तो आर्टिकल 12 में जो है वो है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा है। ठीक है, और राज्य हम किसे मानते हैं, तो राज्य होगा संघीय व्यवस्था, व प्रांतीय व्यवस्था। इसका मतलब दोनों ही जगहों की हम क्या करें, हम विधायिका की बात कर लें व कार्यपालिका की बात कर लें। ठीक है, इसके अलावा जितने भी सरकार के विभाग हैं तो सरकारी विभाग से जुड़े समस्त कर्मचारी और पूरे तंत्र में लगे हुए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार के किसी भी प्रकार के व्यवस्था, वेतन, भत्ते या लाभ को ग्रहण करता है, वो सभी क्या माने जाते हैं, राज्य माने जाते हैं। तो आर्टिकल 12 में क्या है, ये पूरी परिभाषा की गई है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तो 36 में यही बात कहा है कि 36 क्या है, राज्य की परिभाषा जैसा कि अनुच्छेद 12 में उल्लेखित है, तो वही रिपीट हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 37 की। ठीक है, आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है कि ये जो डीपीएसपी है यानी नीति निदेशक तत्व, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो डीपीएसपी है ये राज्य के लिए मूलभूत है, लेकिन न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। इसका मतलब यहाँ पर यह तो स्वीकारा जा रहा है कि
जो ये डीपीएसपी में बातें कही गई हैं वो राज्य के लिए बहुत ही जरूरी है, और राज्य उन्हें लोगों को अपने संसाधन व सुविधा के अनुसार भविष्य में लाभ दे, भविष्य में उसका अधिकार दे। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये वास्तव में मूलभूत है। किसके लिए? राज्य के लिए, यहाँ का राज्य के विकास के लिए या कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। लेकिन चूंकि आजादी के समय भारत के पास न उतने संसाधन थे, न ही उतना तंत्र विकसित हुआ था, तो माना गया कि सभी जो आदर्श व्यवस्थाएं हम सोचते हैं वो तुरंत लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए समय समय पर इस पर बल देना चाहिए, और जैसे जैसे राज्य सक्षम हो वो लोगों को ये अधिकार और सुविधा प्रदान करे। ठीक है, और जो न्यायालय में अप्रवर्तनीय है वो इसीलिए कहा गया कि चूंकि अभी ये लोगों को अधिकार के रूप में दिया नहीं गया, केवल एक प्रकार से ये दिशा निर्देश है कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए इससे जुड़े किसी भी विषय को या अधिकार को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार होता है, तो मौलिक अधिकार को आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। अगर आपको मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो आप उसके लिए फिर अधिकार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे खटखटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ऐसा नहीं है। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 38। जब आर्टिकल 38 की बात करते हैं तो यहाँ पर दो प्रावधान किए गए हैं। तो एक है 38 प्रथम, और ये क्या कहता है? ये समानता स्थापित करने की बात करता है। कैसी समानता? तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में क्या कहा जा रहा है कि ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करे? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, ठीक है, वो क्या करे? समानता स्थापित करे। समानता का तात्पर्य क्या है? जब किसी को हम न्याय दिलाते हैं तो समानता अपने आप उसके लिए स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो शब्द का प्रयोग है न्याय। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हाँ, ये जरूर है कि अप्रत्यक्ष रूप से जैसे हम न्याय स्थापित करते हैं तो लोगों को क्या होता है? उनका अधिकार मिलता है, और मुख्य रूप से समानता का समान सिद्धांत में आता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल सरल शब्दों में बस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करने की बात की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा फिर आर्टिकल, अगर हम लोग 38 क्लॉज 2 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 38(2) में क्या कहा जा रहा है? यहां पे कहा जा रहा है आय, प्रतिष्ठा, अवसर व सुविधा। आय, प्रतिष्ठा, अवसर व सुविधा की असमानता को दूर करना। तो चाहे हम कहें आय, प्रतिष्ठा, अवसर व सुविधा की असमानता को दूर करना, और चाहे हम कह लें आय, प्रतिष्ठा, सुविधा व अवसर की समानता उपलब्ध कराना। ठीक है, मतलब सबके लिए क्या हो? इन चारों विषय पर एक समान अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये जो आर्टिकल 38 क्लॉज 2 है, आर्टिकल 38 क्लॉज 2, ये क्या है? ये मूल संविधान में नहीं था और बाद में इसे जोड़ा गया है। तो बाद में इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में ला करके जोड़ा गया है। ठीक है, फिर से ध्यान रखिए, आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा जो है वो अनुच्छेद 12 के अनुसार, 37
जो यहाँ पर बातें की जा रही है वो क्या है, राज्य के लिए मूलभूत है और न्यायालय में क्या है, अप्रवर्तनीय है। ठीक है, इसका 38 में 2 विषय हो जा रहे हैं। उसमें पहला क्या हो रहा है आपका, पहला हो रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना है, और दूसरा क्या कह रहा है, आय, प्रतिष्ठा, अवसर व सुविधा की समानता का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर ये बाद में आया है। तो अब हम लोग बात करेंगे 39। देखिए 39 में क्या है, कई पॉइंट हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा था मौलिक अधिकार में आर्टिकल 19 पढ़े थे, तो उसमें जो 19 क्लॉज 1 था उसमें सब क्लॉज लेकर के 6 पॉइंट थे। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी हैं। तो अगर हम लोग बात करें 39(1) की, तो सबसे पहले ये क्या कहता है, ये कहता है कि स्त्रियों व पुरुषों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें कि स्त्रियों और पुरुषों को जीविका या आजीविका शब्द का प्रयोग है, ठीक है, तो स्त्रियों और पुरुषों को उनकी आजीविका के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य कम से कम उनके लिए किसी प्रकार से क्या है, रोजगार का सृजन किया जाए। ठीक है, उनके आय की व्यवस्था की जाए। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो 39 क्लॉज 2 इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जो राष्ट्र के या देश के जो संसाधन है, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होना चाहिए, इसका प्रयोग जो है वो सार्वजनिक हित में होना चाहिए। ठीक है, और सार्वजनिक हित का मतलब समझते हैं, देखिए कोई भी एक चीज है, अगर किसी एक को लाभ मिल रहा है और सभी को लाभ मिल रहा है, तो एक वाले लाभ को नजरअंदाज करते हुए क्या करेंगे, सभी के लाभ को वहां पर ध्यान रखेंगे। भूमि अधिग्रहण का जितना भी प्रावधान है, अब तो कानून के तहत है, लेकिन संविधान में भी क्या था, वो एक उद्देश्य के तहत रखा गया था। ठीक है, कारण क्या था, कहीं पर भी आपको सड़क निर्माण करना है, कहीं पुल बनाना है, कहीं रेलवे का ट्रैक बिछाना है, कहीं आपको हॉस्पिटल बनाना है, कहीं आपको कॉलेज बनाना है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में किसी न किसी की भूमि तो वो आवंटित वहां पर होगी ही, तो ऐसे में सरकार उसका क्या कर सकता है, सार्वजनिक हितों में उपयोग कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपने देखा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो कहीं ना कहीं वो निजी संपत्ति थी कि नहीं थी, लेकिन बाद में लगा कि ये सार्वजनिक हित में इसका प्रयोग होना चाहिए, और सार्वजनिक हित में प्रयोग करने के लिए फिर क्या हो गया, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से मतलब संसाधन का तात्पर्य क्या होता है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी चीजें जिसका मानव उपयोग में ला रहा है, राष्ट्र का संसाधन माना जाएगा और उसका सार्वजनिक हित में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा फिर आर्टिकल 39 क्लॉज 3, ये ABC करके भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ पर अगर हम आर्टिकल 39 थर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधन, इस उत्पादन के साधन का क्या करना है, विकेंद्रीकरण करना है, विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जानते हैं ना, केंद्रीकरण का तात्पर्य क्या होता है, कि जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज है, अब ये क्या है, बिखरी हुई अवस्था में है, और ये क्या हुआ, किसी एक ही के पास सारे संसाधन पहुंच गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये इसका केंद्रीकरण होगा। लेकिन अगर कोई संसाधन है, ठीक है, जैसे मान लिया हमने राज्य है और सारे संसाधन मान लिया राज्य के हैं, तो अब इसका क्या है, जितनी जगहों पर इसका वितरण होगा, जितनी जगहों पर उतना ही क्या हो रहा है, अब ये क्या हो रहा है, इसका विकेंद्रीकरण हो रहा है। ठीक है, तो चीजें अगर केंद्र में सिमटे तो केंद्रीकरण, और चीजें अगर एक केंद्र से सभी जगहों पर वितरित होगी तो क्या होगा, विकेंद्रीकरण। इसका मतलब क्या है, सभी के पास उत्पादन के साधनों का लगभग समान अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये कौन सा था, 39(4), या उसी को आप D भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद फिर 39(5). 39(5) क्या कहता है, ये कह रहा है, अच्छा 4 3 ही हुआ अभी,
ठीक है। तो 39(4). अब ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है स्त्रियों व पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार होना चाहिए। हालांकि ये सब चीजें अभी भी आप देखते हैं कि देखिए, वैसे भी जानते हैं ना, सारा दिशा निर्देश तो राज्य के लिए है ना, और राज्य के संदर्भ में आप जानते ही हैं कि अगर मान लेते हैं हम लोग कोई भी वैकेंसी निकलती है, सरकारी वैकेंसी है, तो ऐसा नहीं होता कि स्त्रियों को वहाँ पर कुछ और सैलरी मिले और पुरुषों को कुछ और सैलरी मिले। ठीक है। हालांकि ये चीज़ ज़रूर है कि निजी सेक्टर में, मतलब प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत बार देखेंगे, ठीक है, लेकिन छोटे छोटे जॉब के लिए कोई रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो ऐसा नहीं करती है, लेकिन छोटे छोटे जॉब के लिए आप देखेंगे कि वहाँ पर समानता पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, स्त्रियों को सैलरी जो है वो कम दिया जाता है एक ही काम के लिए। क्योंकि माना जाता है कि जैसे मान लेते हैं किसी जगह पर 8,000, 10,000, 12,000 की जो है, तो पुरुषों के पास क्या है, उनके पास काम के द्वारा पैसे कमाने के रास्ते कई होते हैं। अगर उनकी जीविका वहाँ से नहीं चल पाएगी, जैसे किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, मॉल पे काम कर रहे हैं, किसी ऐसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर वहाँ से उनकी आवश्यकताएं पूरी के लिए भी वो कहीं और चली जाएंगी। लेकिन महिलाओं के लिए माना जाता है कि हमारे यहाँ ये उनकी आजीविका का एक और मतलब आप कह सकते हैं पॉइंट नहीं है, इसका मतलब उसी पर उनकी पूरी निर्भरता नहीं है। माना जाता है कि 70-80% महिलाएं जो कि उनके लिए क्या है, जॉब पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम है, तो फिर उनका खर्चा चल रहा है, इसलिए उनके लिए बहुत ज्यादा उसमें तकलीफ नहीं होती है। हालांकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए, या आप कह सकते हैं थोड़ा जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये सब पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से हो सकता है। बहुत से ऐसे, अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जाएंगे, या आप बहुत से मतलब जो बीपीएल होल्डर हैं उनकी फैमिली में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि उनके लिए हो सकता है वो जीविका का वो आधार ही बने। मेरे के मतलब बहुत सी ऐसे भी तो महिलाएं हैं जिनके लिए 6,000 7,000 रुपए देखिए उनके लिए जीविका का पूरा आधार है ना। तो हर जगह पर पार्ट टाइम चीज समझ करके ही नहीं समझना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि खासतौर से पढ़े लिखे वर्ग में आप देखते हैं शिक्षित महिलाएं जिनके यहाँ फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है, तो उनको केवल एक शौक होता है कुछ समय के लिए हमको करना है जॉब, वहां पे आप पार्ट टाइम तक ठीक समझते हैं। ठीक है। फिलहाल बहुत सी चीजें ऐसी दिखाई देंगी जो आप क्या है, राज्य के संदर्भ में देखते हैं तो निजी से हम तुलना ही नहीं कर सकते। भाई व्यक्तिगत स्तर पे कोई कंपनी है, व्यक्ति है, कितना देर से क्या मतलब, सरकार के लिए सारे प्रावधान है ना। ठीक है। इसके अलावा 39(5), अब ये क्या कहता है, ये बताता है नागरिकों के स्वास्थ्य की, नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा या संरक्षण आप कह लीजिए। इसका मतलब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक नागरिक क्या रहे, स्वस्थ रहें। ठीक है। मस्त रहें या ना रहें, स्वस्थ होना और मस्त होना दो अलग चीजें हैं। ठीक है। जैसे भारत में क्या होता है कि भारत में बहुत से लोग स्वस्थ तो हैं लेकिन मस्त नहीं है, और इसलिए वो अस्वस्थ हैं। हाँ, है ना। तो विदेशों में बहुत से जगहों पे देखेंगे लोगों के पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या है, मस्त है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो वेस्ट इंडीज में देखता हूँ। वेस्ट इंडीज में सब कुछ रहे, चाहे ना कन पे कपड़ा है नहीं, बियर पिए से डांस किए जा रहे हैं, मैच देखे जा रहे हैं ना, वो सब एकदम मस्त रहते हैं, जिंदगी में कुछ उनके है नहीं। ठीक। तो स्वस्थ रहें और मस्त रहें, ये आप लोग के लिए फिलहाल सरकार कहे ना कहे खुद से भी ध्यान रखिए। ये छठवें की बात हम लोग करें। अब छठवां यहाँ पर क्या है, छठवां, हाँ, यहाँ पे जो छठवां है वो मुख्यतः जो है बच्चों के संदर्भ में है। ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चों के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है कि जो उनकी बाल्यावस्था है वह यौवन है, उसका क्या करना है, उसका संरक्षण करना। ठीक है। बाल्यावस्था, यौन मतलब युवावस्था, जैसे टीन एज होता है, टीन एज समझते हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों को क्या है, एक अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे गाइडेंस, ये सभी चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, ये बनती है सरकार की। हालांकि मुझे तो लगता है कि बाल्यावस्था तो बच्चों का चौपट ही है, और ये तो कहिए यौनावस्था में उनके पास मोबाइल आ जाता है तो कुछ जीने के आधार है, नहीं तो बेचारे एक तरफ आंख खोलते हैं तो बड़ा बड़ा बैग ले करके
स्कूल पहुंचना शुरू हो जाते हैं, घर पे आते हैं तो इतना होमवर्क दे दिया जाता है, मतलब एलकेजी यूकेजी से ये हाल हो गया है। तो क्या बाल्यावस्था में का संरक्षण हो रहा है? जी भी नहीं पा रहे हैं। पढ़ना तो पूरी जिंदगी ही है, कौन पढ़ के सब जो है टॉपे कर ले रहा है ना। लेकिन पहले के समय बच्चे कम से कम 8-10 साल तक खेल तो लेते थे, अब तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल आइए यहाँ पर हम लोग क्या देखें, तो हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल जो 39 है, इसमें कितने पॉइंट हैं? इसमें 6 पॉइंट हैं। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है स्त्रियों व पुरुषों के लिए आजीविका के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा क्या कह रहा है कि जो भी राज्य के संसाधन हैं, राष्ट्र के संसाधन या देश के, कुछ भी आप कह लीजिए, उसका क्या करना है? सार्वजनिक हित में प्रयोग करना है। तीसरा आपने देखा कि जो संसाधन है, मतलब उत्पादन के साधन कह लीजिए, उसका क्या करना है? विकेंद्रीकरण करना है। चौथा आपने देखा कि जो स्त्री और पुरुष हैं उनकी आय में असमानता नहीं होनी चाहिए, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। पांचवा नागरिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित है। और छठवां बाल्यावस्था व यौनावस्था के शोषण से संरक्षण करना है। ठीक है, मतलब उनको बचा के रखना है। ठीक है, अब इस तरह से क्या हो रहा है आपका यहाँ पर? ये हो गया आपका 39 में 6। अब इसमें जो है आपका जो 39 क्लॉज 6 है, ठीक है, या इसी को हम कह लें F। ठीक है, अगर ABCD के अनुसार चलेंगे तो F हो जाएगा, वही 6वें नंबर जो है। ठीक है, ये क्या था? तो ये बाद में जोड़ा गया है। इसका मतलब कौन वाला? बाल्यावस्था व यौवन, ठीक है, के शोषण को संरक्षित करना, या बाल्यावस्था और यौवन को उनके संरक्षित करना। ये बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वां कब का है? 1976। ठीक है, इसके बाद फिर यहां पर और क्या है? अब ये जो 39 है, इस 39 में भी क्या है? एक और जोड़ा गया है। वो कौन सा है? 39A है। और आप जानते हैं अगर A लग रहा है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य क्या होता है? हाँ, कि ये बाद में जोड़ा गया है। तो ये कब जोड़ा जा रहा है? ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा जा रहा है। कब? 1976 में। और 39A के तहत क्या कहा जा रहा है? हाँ, इसमें जो कहा जा रहा है वो 2 शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। एक कहा जा रहा है सामान्य न्याय के लिए, सामान्य न्याय, और दूसरा कहा जा रहा है निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, एक तुमको सामान्य न्याय मिलना चाहिए, और न्याय के संदर्भ में क्या? उनके पास निःशुल्क जो कानूनी सहायता है उसका अधिकार होना चाहिए। ठीक है, और बाद में यही जो आप देख रहे हैं निःशुल्क कानूनी सहायता जो है, ये क्या है? आर्टिकल 21 के तहत क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब इसके अलावा एक पॉइंट और यहां पर ध्यान रखिएगा। देखिए, एक जो है 25वां संविधान संशोधन है। 25वां संविधान संशोधन कब का है? 71, 1971 का है ना, 1971। ठीक है, 25वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या कहा जा रहा है? तो इसमें एक्चुअल में क्या हुआ, जो आर्टिकल 31 था उसमें C लाकर जोड़ा गया, आर्टिकल 31C। और इसके तहत क्या कहा गया? इसके तहत क्या गया? जो 39(2) है और 39(3) है। अगर इसके तहत किसी भी प्रकार के नीति निर्माण होते हैं, नीति निर्माण होगा, तो ध्यान क्या रखना है? अगर आर्टिकल 39 क्लॉज 2, 39 क्लॉज 3 के तहत नीति निर्माण का कार्य होगा तो इसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल
31 पर क्या होगा, वरीयता होगी। वरीयता, देखिए बहुत से ऐसे अधिकार होते हैं और संविधान में लिखे गए प्रावधान होते हैं जो आपस में जाकर टकरा जाते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब टकरा जाएंगे तो समस्या बनेगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी आपने देखा आर्टिकल 39 क्लॉज 2 क्या है, राज्य के संसाधनों का सार्वजनिक हित में प्रयोग, और दूसरा आपने देखा जो 39 क्लॉज 3 है क्या है, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। और आप जानते हैं ये कहीं से भी अगर हम लोग करेंगे तो कहीं हो सकता है किसी के हक में कोई चीज हो और हम उसको छीन रहे हों, पहली चीज। इसलिए क्या है, कहीं ना कहीं क्या होगा, वहां पर जो मौलिक अधिकार हुआ करते थे, ठीक है, जैसे हम 19 क्लॉज एफ की बात करें, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ की बात करें, 31 की बात करें, संपत्ति संबंधित अधिकार था कि नहीं था, अब निरस्त हो गया है, इसलिए यहाँ पर इसका थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन 19 में और भी ऐसे प्रावधान है जो यहाँ पर मतलब विरोधाभास स्थिति में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके तहत तुम किसी की संपत्ति नहीं ले सकते हैं, तो सार्वजनिक हित में प्रयोग कैसे करेंगे। विकेंद्रीकरण का भी वही अर्थ निकल करके आता है कि बहुत से बार चीजों को क्या होगा, जब आप देखिए हम लोग आरक्षण की बात कर रहे थे, आरक्षण में आपने देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं जो एक हम कहते हैं नौकरी निकल रही है, उस नौकरी में कुछ विशेष वर्ग को विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं विभेद का प्रावधान हो रहा है। लेकिन वहां पे आपने कहा सकारात्मक विभेद है, तो जब हम लोग समता के सिद्धांत को पढ़ेंगे, समानता के सिद्धांत को पढ़ते हैं, तो वहां पे आप देखते हैं ना कि कहा जाता है सबके लिए समान व्यवहार हो, लेकिन कुछ विशेष वर्ग के लिए हम सकारात्मक भेद कर सकते हैं। तो वहां पर भी किसी भी विषय को लेकर टकरार ना हो, इसीलिए ये बात कहा गया, क्योंकि दोनों विषय ही ऐसा है जहां पर जरूर किसी न किसी के मौलिक अधिकार पर हनन हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 39 क्लॉज 2, 39 क्लॉज 3 के तहत कोई नीति निर्माण होता है तो क्या होगा, उसे अनुच्छेद 14, 19 और 31 जो मूल विषय था, 31 बाद में समाप्त हो गया, के तहत क्या होगा भाई। आप जानते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार था वो कब खत्म हो रहा है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन। अब वो 1978 का है, और ये आप लाके देख रहे हैं 25वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा जाता है, तो पहले का विषय था ना, इसलिए यहाँ पर इस चीज का उल्लेख मिल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 40। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पंचायत के गठन, पंचायत के गठन व इसके सशक्तिकरण की बात की गई है, सशक्तिकरण, ठीक है। बाद में इसी को आप पंचायती राज व्यवस्था देख रहे हैं, जो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत की व्यवस्था है ना, तो 1992-93 में ला करके फिर क्या किया गया, इसको एक संवैधानिक अधिकार दिया गया। और ये तो आप लगातार पढ़ रहे हैं ना कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो एक निर्देश था कि आप इसे लागू करिए अगर आपके पास पर्याप्त साधन और सुविधा उपलब्ध हो रही हो, अगर आप लोगों को ये चीज दे सकते हैं तो समय समय पर उस पर कानून बना करके संशोधन करके हमको क्या करना पड़ता है, उसको लोगों को अधिकार के रूप में देना पड़ता है। तो अब जब हम लोग पढ़ेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था तो अपने आप में पूरी व्यवस्था है, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ पर 51 पढ़ रहे हैं, 51A जो है मूल कर्तव्य में चला जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको तुरंत खत्म करने के बाद मूल कर्तव्य पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जैसा देखेंगे प्रस्तावना पढ़ना होगा या जो है मतलब पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना। कुल मिलाकर पंचायती राज व्यवस्था आपका एक अलग यूनिट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, तब उस पर चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पर आर्टिकल 40 के तहत यह है मूल संविधान में इसके लिए कहा गया था, ठीक है। वापस आ जाइए, अब कितने आपके पास हुए याद करते चलिए, क्योंकि 51 तक केवल अनुच्छेद ही अनुच्छेद है, कोई बहुत लंबा वहां समीकरण है नहीं। तो पहला आपने देखा था 36 राज्य की परिभाषा, फिर आपने देखा 37 राज्य के लिए मूलभूत है, राज्य में शासन के लिए मूलभूत है लेकिन न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। 38 में 2, पहला क्या कह रहा है, हाँ यहाँ पर दोनों ही प्रकार से एक तरह से मतलब समानता और न्याय स्थापित करने की बात कर रहा है। तो पहले में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की बात कर रहा है,
दूसरे में आय, प्रतिष्ठा, अवसर व सुविधा में समानता की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बीच की असमानता को दूर करने की बात कर रहा है। और यही 38(2) जो है वो बाद में जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। फिर आपने 39 में 6 देखा, और उसमें पहला क्या देखा, तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए क्या है, आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएं। दूसरा आपने देखा कि जो राज्य के संसाधन है उसको सार्वजनिक हित में प्रयोग किया जाए। तीसरा आपने देखा कि उत्पादन के साधन का केंद्रीकरण ना हो, अर्थात उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। फिर चौथा आपने देखा कि स्त्री और पुरुष की आय जो है वो समान कार्य के लिए समान होना चाहिए, तो समान काम के लिए समान वेतन हो गया। पांचवा आपने देखा नागरिकों के स्वास्थ्य की व्यवस्था, स्वास्थ्य संरक्षण की व्यवस्था। छठवां आप देख रहे हैं कि बाल्यावस्था व यौवन शोषण से संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, फिर आपने देखा 39A भी है एक, और 39 जो ए यानी कैपिटल में है, इसका मतलब ये अलग से लाकर जोड़ा गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें 2 आपने और संविधान संशोधन देख लिया। एक आपने देखा कि 42वां संविधान संशोधन हो रहा है, जिसके लिए 39 का 6वां पॉइंट लाके जोड़ा गया है, और 39A को भी उसी समय लाकर जोड़ा गया है। और बीच में आपने देखा कि एक प्रारंभ में ही 25वां संविधान संशोधन हो गया था 1971 में, जिसके तहत 39(2) और 39(3) को बताया गया इसके तहत कोई नीति बनेगी तो वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 पर वरीयता रहेगी उसकी। ठीक है, अभी देखिए आज तो भी हम लोग आर्टिकल ही आर्टिकल देख रहे हैं, कल हम लोग इससे कुछ केसेस पे भी चर्चा करेंगे, तो हम देखेंगे मौलिक अधिकार और नीति से तत्व के बीच बहुत बार टकरार हो जाएगा। राज्य कुछ करना चाहेगी और मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं लोगों का प्रभावित होगा, देखा जाएगा कि मौलिक अधिकार बड़ा है या नीति से तत्व बड़ा है। तो उस पर कुछ केसेस हैं, उस पर कल ही हम लोग चर्चा कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए फिलहाल यहाँ पर और 40 में आकर के आपका क्या हो गया, वो पंचायती राज की गठन और उसके सशक्तिकरण की बात हो रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 41 की। 5-5 का ग्रुप बना के चलिए, 36 से शुरू किए थे, 40 तक पहले एक खंड में पढ़िए ताकि उसको इतना क्लियर रहे हमको कि हमने इसके बीच में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, और फिर उसके बाद 41 से 45 तक को एक बार दिमाग में रखिए। ठीक है, अब 41 क्या कह रहा है, 41 कह रहा है कि राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि कुछ विशेष दशाओं में, विशेष दशाओं में, और ये विशेष दशा क्या हो सकती है, ये विशेष दशा हो सकती है बेरोजगारी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग कहें तो जैसे वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, विकलांगता। ठीक है, ये कुछ विशेष दशाओं में राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि इनके लिए क्या है, इनके लिए आय प्लस शिक्षा व अन्य, तो आय की जगह पे हम लोग रोजगार शब्द का प्रयोग कर लें तो भी बात वही आएगी। इनके लिए रोजगार, शिक्षा व अन्य लोक सेवा प्रदान की जाए। ठीक है, इसका मतलब यदि कोई किसी वजह से अपनी सामान्य स्थिति में नहीं है तो उसके लिए सरकार द्वारा विशेष प्रावधान किया जाए जहां पर रोजगार, शिक्षा, लोक सेवा आदि उनको प्रदान किया जाए। ठीक है, अब मान लेते हैं, ये तो आर्टिकल 41 में कह दिया गया। आर्टिकल 42 के अनुसार अगर हम बात करें तो जब लोगों को रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है, तो वहां पर भी एक चीज का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि अगर लोगों को काम मिल रहा है तो वो काम कैसा हो, पहला बात तो न्याय संगत हो, न्याय संगत हो, और दूसरी बात क्या है, मानोचित दशाएं हों। इसका मतलब क्या है, न्याय संगत होने के साथ साथ वहां पर मानवोचित दशाओं का मतलब हो गया कि जो मानव के लिए उचित दशाएं हों। ठीक है, इसका अर्थ क्या निकल के आता है,
काम न्याय संगत हो, मानवोचित दशाएं हो। इसका मतलब कम से कम जहाँ लोग काम करने जाएं वहां पर उनके पास मतलब जो जीवन जीने के लिए सबसे मिनिमम आवश्यकता होती है वो तो हो। अगर गर्मी के दिन में कहीं बैठकर काम कर रहे हैं तो पंखा तो चल रहा हो, पानी पीने की तो व्यवस्था हो, कहीं पर जहाँ पर काम कर रहे हैं वहां पर कम से कम वॉशरूम वगैरह तो हो। ये सब क्या है, मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा काम न्याय संगत हो, इसका मतलब जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में थोड़ा सहजता महसूस करता है, जिस स्तर का हो, उससे प्रयास हो कि हम उसी स्तर से उसको काम दे सके। ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, फिर है आर्टिकल 43। क्या है आर्टिकल 43? आर्टिकल 43 हाँ, निर्वाह मजदूरी हो। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब हम कहीं पर देख रहे हैं कि जब हम लोगों को काम मतलब मजदूरों के लिए मुख्य रूप से है, मजदूरों के लिए क्या है, निर्वाह है, हाँ, कुटीर उद्योग इसमें तो एक पॉइंट ये निर्वाह मजदूरी हो जा रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया जाए, को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे न्याय संगत काम हो, मानवोचित दशाएं हो। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और है कि महिला, हाँ, महिला प्रसूति की सुविधा हो, अर्थात क्या है, उनकी मैटरनिटी मतलब उनकी प्रेगनेंसी के दौरान जो है उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो, वहां पर मैटरनिटी लीव जैसी चीजें भी हो। ठीक है। मतलब तमाम प्रकार के उनके सुरक्षा संरक्षण के लिए। तो ये क्या है 42 के तहत ही है। ठीक है। मानवीय दशाओं में ही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की जा रही है और कुटीर उद्योग की बात की जा रही है। ठीक है। छोटे छोटे उद्योग जो घरों में लगाए जाते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा फिर यहाँ पे क्या हुआ, तो ये 43 तो बात कह दिया। उसके बाद क्या हो रहा है, आर्टिकल 43 ए और आर्टिकल 43 बी। अब यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट इसमें ला करके बाद में फिर से जोड़ दिए जा रहे हैं। ठीक है। 43 ए में क्या कहा जा रहा है, 43 ए, हाँ, यहाँ पर जो उद्योगों का प्रबंधन हो रहा है उसमें मजदूरों की भागीदारी हो। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी हो, मजदूरों की भागीदारी है। ठीक है। देखिए जब लोग मजदूरों की भागीदारी की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आप तभी समझ पाएंगे जब आप पुरानी पिक्चरों को देखेंगे ना। जब पुरानी पिक्चरों को देखते थे, भाई देखिए ये सब तो उस समय की बात की जा रही है, संविधान लागू हो रहा है, फिर उसका 60 का दशक, 70 का दशक, 80 का दशक, और भारत में क्या था, धीरे धीरे वहां पर भी औद्योगिकरण हो रहा था, बड़ी बड़ी कंपनियां लग रही थी। ठीक है। और वहां पर क्या था, बड़े पैमाने पर मजदूरों को रखा जाता था और आप देखते थे मजदूरों का कितना शोषण होता था, उनका कोई नियम ही नहीं पता चला, ओवर टाइम कराया जा रहा है तो उसका पैसा नहीं मिल रहा है, जो मशीनें हैं उस मशीने में क्या हो रहा है, जंग लगा जा रहा है, मजदूर उसी में काम कर रहे हैं, मशीनों का जो है मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, कोई दब के मर जा रहा है, कोई किसी वजह से पार्ट्स के खराब जाने से मर जा रहा है। अब उनको क्या है, उनकी मृत्यु के पश्चात उनका जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो जब किसी भी प्रकार के उद्योगों का प्रबंधन होगा, मैनेजमेंट जब उसका होगा, तो उसमें अगर मजदूरों की भागीदारी होगी तो वो भी तो अपनी बातों को रखेंगे। जब वो अपनी बातों को रखेंगे तो जो निर्णय निकल करके आएगा, जो नीति बन करके आएगी, वो क्या होगी, कुछ हद तक मजदूरों के भी तो न्याय संगत होगी। तो इसलिए माना जाता था कि मजदूरों को क्या है, वो किसी भी प्रकार के उद्योगों के प्रबंधन में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है। और 43 बी में क्या है, 43 बी ये कहता है सहकारी संस्था की उन्नति के बारे में, उन्नति। ठीक है। सहकारी संस्था की उन्नति यानी सहकारी संस्था को बढ़ावा देना है। अब ध्यान रखिएगा, चूंकि ये दोनों बाद में जुड़े हैं तो हमको ध्यान क्या रखना है कि ये जो 43 बी है ये
97वें संविधान संशोधन के तहत 2011 में जोड़ा गया है। ठीक है, जबकि जब हम लोग बात करते हैं 43A की, तो ये क्या है, ये आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो 43A उद्योगों में मजदूरों के प्रबंधन के संदर्भ में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। अब इसमें ये 42वें संविधान संशोधन का अर्थ है, और जो 43B है सहकारी संस्था की उन्नति। ठीक है, मतलब सहकारी संस्था को बढ़ावा देना। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत है। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पर कि ये सहकारी संस्था क्या होती है। सहकारी संस्था का तात्पर्य है लोगों का ऐसा समूह, लोगों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य, समूह या संगठन भी कह सकते हैं, लोगों का ऐसा समूह या संगठन जिसका उद्देश्य आर्थिक हितों को बढ़ावा देना हो। आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब निकल करके आया कि यदि कुछ लोग मिल करके अपनी एक संस्था बना रहे हैं और उस संस्था का उद्देश्य क्या है कि इससे क्या होगा, आय को सृजित किया जाएगा, पैसे को कमाने की व्यवस्था की जाएगी, तो उसे आप क्या करेंगे, उसे आप सहकारी संस्था कहेंगे। ठीक है, और आपने देखा था यही जो सहकारी संस्था है ये आगे चल के कहाँ जुड़ गया, आपके मौलिक अधिकार में भी जुड़ गया। तो जो आप आर्टिकल 19 पढ़ते हैं, उस 19 के क्लॉज फर्स्ट और सब क्लॉज सी में जब आपको संगठन बनाने का अधिकार दिया जाता है, तो वहीं पर आपने देखा था सहकारी संस्था बनाने का भी अधिकार दिया जा रहा है। ठीक है, वही 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। ठीक है, तो ये हो गया 43। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। आज के समय क्या है, मोस्ट कॉन्ट्राडिक्ट टॉपिक, सबसे ज्यादा विरोधाभासी और संघर्ष वाला विषय। पूरे देश में दो ही विषय को लेकर सबसे ज्यादा जो है वो संघर्ष चल रहा है, एक समान नागरिक संहिता और दूसरा CAA। ठीक है, जिसको आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या है, अगर हम लोग आर्टिकल 44 की बात करें तो ये किसकी बात करता है, ये कहता है समान नागरिक संहिता की। ठीक है, समान नागरिक संहिता क्या है, तो समान नागरिक संहिता ये है, इसी को पहले इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसीलिए आप इसको बार बार UCC सुनते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए वास्तव में क्या कहता है, तो ध्यान रखिएगा जब हम संहिता की बात करते हैं, संहिता या इसी को हम कहते हैं कोड, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब नियमों का विशेष समूह, नियमों का विशेष समूह। ऐसा नहीं कि विशेष हटा देंगे तो समूह से काम नहीं चलेगा, लेकिन ज्यादातर जब हम संहिता बनाते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों से कुछ कुछ प्रमुख बिंदु लेकर के आते हैं और उससे एक नियम बना देते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक कानवाली संहिता पढ़ा था, कानवाली संहिता, तो कानवाली संहिता ने भी क्या किया था, जब अपना मतलब जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात होती है, नहीं प्रशासनिक इकाई और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कर रहा था, तो उसने अपना एक कानवाली संहिता दे दिया था। ठीक है, तो हाँ वही कॉर्नवालिस कोड हो जाएगा, जब कॉर्नवालिस संहिता हिंदी में तो कॉर्नवालिस कोड हो जाएगा इंग्लिश में। ठीक, तो अब देखिए वास्तव में ये पूरा विषय क्या है और इसमें है क्या चीज। देखिए हमारे यहाँ क्या है, दो प्रकार के संहिता हैं, एक है जिसे आप कहते हैं कानूनी संहिता, कानूनी संहिता, और दूसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं सामाजिक संहिता, सामाजिक
संहिता। ये जो कानूनी संहिता है ये वास्तव में क्या है, ये आपराधिक मामलों के लिए नियम है, आपराधिक मामलों संबंधित नियम है। और किसी अपराध की संज्ञा देंगे, किसी अपराध के पश्चात किस प्रकार का दंड का प्रावधान होगा, ये सारा आपको एक नियम बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा। और उसी नियम को आप क्या कहते हैं, उसी नियम को कहते हैं IPC, इंडियन पेनल कोड। ब्रिटिशर्स काल में 1860 में इसको लागू किया जा रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में आपने देखा था, पिछले वर्ष इसका नाम बदल दिया गया था। क्या कहा गया इसको? हाँ, भारतीय दंड संहिता था, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इंडियन पेनल कोड का मतलब क्या था, भारतीय दंड संहिता था, तो उसे क्या कर दिया गया, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। ठीक, दो समझिएगा बात, तो बहुत विशेष अंतर नहीं है, लेकिन ठीक है, ब्रिटिशर्स काल में कोई चीज दिया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी तरह से संतुलित कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि इन्होंने अपराध किया, अच्छा चलिए हटा देते, नहीं कहेंगे हमने कहा किया सर, तो मान लेते हैं इन्होंने अपराध किया, और ये कौन है, ये उस अपराध का भुक्तभोगी है, यानी ये क्या है, यहाँ पर विक्टिम है, ये उसका शिकार हुआ है। तो जब हम कहते हैं कि दंड संहिता मतलब हमने इसको दंड दिया, अब जब नाम कर दिया गया तो क्या कह दिया गया, हमने इसको न्याय दिलाया। हमारा उद्देश्य इसको दंड देना नहीं था, हमारा उद्देश्य था इसको न्याय दिलाना। ठीक है, तो उसी का नाम बदल दिया गया है। अब इसके तहत तो आप देखते हैं तमाम प्रकार के जो आपराधिक मुद्दे होते हैं वो चले आते हैं। मुख्य रूप से जब हम सामाजिक संहिता की बात करते हैं, ये सामाजिक संहिता क्या होता है, ये विषय हो जाता है आपका समान नागरिक संहिता के संदर्भ में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सभी लोगों के लिए माना जाता है कि भारत में क्या है, भारत में सभी क्या हैं, समान नागरिक हैं, समान नागरिक हैं। और समान नागरिक हैं तो इनके जो सामाजिक आचरण होंगे, सामाजिक आचरण होंगे, वो भी क्या होंगे, समान होंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर सामाजिक आचरण का शब्द प्रयोग किया क्योंकि हर विषय की जो जटिलता है और सामान्य स्तर पे उसके समझ का जो स्तर है, उसमें शब्दों का ही तो खेल है। शब्द बदल दीजिए, विषय का अर्थ से अनर्थ निकल जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के धार्मिक आचरण की बात नहीं की जा रही है, इसका मतलब आपको अपने धर्म से अलग किया जाएगा या धर्म के आचरण को या संस्कारों को रोकने से, सामाजिक आचरण की बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर सामाजिक आचरण के विषय में हम किस किस तरह का विषय लेते हैं, यानी मुख्य रूप से अगर हम कहें तो समान नागरिक जो संहिता है, इसका मूल विषय क्या है, इसका मूल विषय है विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार, गोद प्रथा मुख्य विषय। छोटे स्तर पे और भी बहुत से इसमें विषय जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये मुख्य रूप से विवादित क्यों है इसको भी समझिए, और क्यों आवश्यक है इसको भी समझिए, या क्यों आपको अपने तर्क में लगता है कि आवश्यक नहीं है तो आप अपने तर्क भी उसको ढूंढ के रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा कि इसकी आवश्यकता है, तो हो सकता है कि मेरे विचारों से आप सहमत ना हो, तो कहीं आप इंटरव्यू में गए और आपने इंटरव्यू में जैसे पूछा ना, इंटरव्यूअर आपसे पूछ लिया कि भाई समान नागरिक संहिता के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं, तो आप तो देखिए, मैं बार बार बताता हूँ, जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो आप नीति निर्माता होते हैं। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जो तर्क है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होनी चाहिए। बहुत पहले मैंने बताया था कि जब आपसे पूछा जाता है कि आपका आइडल कौन है, तो आप बताते हैं मेरे पिताजी हैं। आदर्श वाक्य लगता है, भले पिताजी ने जीवन में कुछ ना किया हो, लेकिन बताते समय अच्छा लगता है, भाई बहुत लोग किए भी होंगे, लेकिन हम कहते हैं हमारे पिताजी हमारे आइडल इसलिए हैं क्योंकि जाहिर नहीं, मतलब जरूरी है कि आपके पिताजी ने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हो, बहुत बैंक बैलेंस बनाया हो, प्रॉपर्टी बनाया हो, प्रतिष्ठित स्थान पे काम किया हो, तभी वो हमारे आदर्श हैं।
उनके संस्कार अच्छे थे, उनके व्यवहार अच्छे थे, उनके विचार अच्छे थे, समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा थी, जहां पे खड़े होते थे लोग सम्मान करते थे, यही पर्याप्त है। ठीक है, तो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे इंटरव्यूअर हो सकता है ये ना पूछे कि आपके पिताजी आपके आइडल क्यों थे, क्योंकि अच्छाई आप गिना ले जाएंगे जल्दी जल्दी। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पिताजी की अच्छा बुराइयां क्या क्या थी। तो हम अगर हमेशा अपने पिताजी को आइडल के रूप में देखे हैं तो कभी कमियां तो देखे नहीं उसकी, और जब कमियां नहीं देखे तो वहीं पर तो हमारे विचार निकल करके आते हैं। देखिए, पढ़े लिखे समाज में, मतलब सिविल सर्वेंट में, तो सबसे बड़ा अंतर जानते हैं क्या होता है? पढ़ा लिखा समाज सो कॉल्ड तार्किक होता है, मतलब उसके पास तर्क का अपना अधिकार होता है, क्योंकि बौद्धिक वर्ग होता है, लेकिन तर्क की उसकी स्पष्टता कितनी है उसके पीछे आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो तर्क तो होना ही चाहिए और तर्क की स्पष्टता भी होनी चाहिए। अगर मैंने कहा कि गर्मी है तो बताइए कि गर्मी है तो गर्मी क्यों है, और अगर आपने कहा गर्मी नहीं है तो उसको भी बताइए कि गर्मी क्यों नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कह देंगे 40 डिग्री टेम्परेचर है तो गर्मी है ना, तो इससे आधार नहीं बनेगा। तो मतलब बहुत आपके पास तर्क का चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिएगा कि भारत में क्या है, जब समान नागरिक संहिता की बात आती है तो इसमें केवल और केवल एक धर्म ऐसा है जो इससे अछूता है, जो इससे बचा हुआ है। इसमें सारे धर्म जो हैं उनके लिए पहले ही क्या है, 1956 में क्या बन गया है, एक हिंदू कोड बना, मतलब हिंदू संहिता या हिंदू अधिनियम बन गया, जो कि संसद के कानून से बना है। और 1951 में क्या हो रहा है, 1951 में घोषित कर दिया गया है कि जो मतलब कानून है उसके तहत 1951 में कानून बना। उसके तहत देखिए, पहले 1951 में कानून है कि हिंदू कौन है, तो हिंदू कौन है, आइए यही शुरू करते हैं। इसको जब इथिक्स पढ़ाया था बहुत डिटेल में पढ़ाया था। अगर कोई डाउट होगा, कोई मतलब चीजें और डेप्थ में जानना होगा, आप इथिक्स वाला पन्ना खोल दीजिएगा, जहां पर पूरा वहां पर अधिनियम उसके एक एक बिंदु को बताया था, विवाह अधिनियम बताया था, संपत्ति का अधिनियम बताया था, सारी चीज बताया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1951 में, चूंकि यहाँ पर उतने डिटेल में नहीं जा सकते, बस रफली आपको समझा सकते हैं। 1951 में क्या हो रहा है, पहले ये बताया गया कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, आप हमेशा चर्चा में सुनते रहते हैं कि माना, ठीक है, उसको स्वीकारना नहीं स्वीकारना सबकी अपनी अपनी है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये आप हिस्ट्री में पढ़ते चले आ रहे हैं कि हिंदुस्तान जो क्षेत्र का नाम पड़ा है वो एक स्थानीय है, इसलिए हिंदू कोई धर्म नहीं है। पहली चीज, धर्म के रूप में अगर यहाँ के लोगों को देखेंगे तो सनातन धर्म कहा जाता है, या उसको वैदिक धर्म भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हिंदू कौन है, तो हिंदू मान लिया गया कि एक तो आप हिंदू को हिंदू में रख ही सकते हैं, क्योंकि वही सनातनी आप कह सकते हैं, या मतलब सनातन धर्म को मानने वाले। दूसरे यहाँ पर किसे मान लिया गया, इसे माना गया सिखों को मान लिया गया। इसमें किसे माना गया, जैन धर्म को मान लिया गया। इसमें और किसे माना गया, बौद्ध धर्म को मान लिया गया। और कौन सा बच रहा है इसमें, पारसी। मुख्य रूप से अगर हम कहें तो इसमें जो है फिर एक ईसाई धर्म नहीं है और दूसरा कौन सा है, इस्लाम धर्म नहीं है। लेकिन आप इस बात को विशेष तौर पे समझिए कि जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स ही ने तो अधिनियम बनाना सिखाया है, कानून बनाना सिखाया है। तो यूरोपियों में यानी ब्रिटेन में, जब मैंने बताया 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद जो उनके यहाँ 7वीं 8वीं शताब्दी से धर्म का केंद्रीकरण चल रहा था, जब वो टूटा है और पुनर्जागरण काल जब 11वीं 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है, तो उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बड़ी तेजी से विकसित किया है। इसलिए उनके धर्म में भी कानून की बहुत हद तक क्या है, हस्तक्षेप है, और विधियां उसी के अनुसार परंपरागत रूप से क्या होता है, वो पीढ़ी से पीढ़ी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोग इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो भारत में इस्लाम धर्म ये किसके आधार पे चलता है, ये चलता है किसके आधार पर, हाँ देखिए, ये एक तो चलता है कुरान के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा एक जिसे हम लोग कहते हैं हदीस के आधार पर। ठीक है,
शरीयत का कानून। ये सारे जितने धार्मिक ग्रंथ उन्हीं को मिलाकर क्या कहते हैं हम? शरीयत का कानून। और ये जो शरीयत का कानून है, ये पूरी तरह से क्या है, जो इस्लामिक धर्म ग्रंथ है उसके आधार पर चलता है। भारत में क्या है, भारत में आपने अक्सर सुना होगा, ये क्या है, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुस्लिम समझ रहे हैं, पर्सनल मतलब इनसे जुड़ा हुआ है, लॉ मतलब कानून, और बोर्ड इसका मतलब कि शरीयत में क्या कानून लागू होगा और क्या कानून लागू नहीं होगा, ये सारा निर्धारण कौन करता है? ये बोर्ड करता है। और इस बोर्ड ने जिस चीज को नियम में लाकर रख दिया, वही नियम क्या होता है? वो नियम हो जाता है। अब यहां पर जो एक और धर्म की बात हम लोग कर रहे हैं, इस्लाम धर्म के लिए, तो इस्लाम धर्म में भारत के संदर्भ में जितनी भी सामाजिक मान्यताएं हैं, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक आचरण की बात कर रहे थे ना हम लोग, समान नागरिक संहिता, सामाजिक आचरण, तो ये जो सामाजिक आचरण है, इस सामाजिक आचरण का निर्धारण कौन करता है? वो करता है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है। और कहने के लिए भारत एक कैसा राष्ट्र है? पंथ निरपेक्ष, वही धर्म निरपेक्ष कह लीजिए। तो जब पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है तो धर्म को सामाजिक धार्मिक स्तर पे आपको आर्टिकल 25, 26, 27 प्लस अल्पसंख्यक होने के नाते 29, 30 सबका अधिकार है। लेकिन उसके बाद फिर जब नागरिकों के संबंध में आता है तो उसके तहत क्या होना चाहिए कि सबको एक समान। जब हम कानून की व्यवस्था देखते हैं तो जब कानून की व्यवस्था में प्रधानमंत्री और आम नागरिक के बीच में कोई गैप नहीं है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म के रूप में मान्यता अलग अलग नहीं होनी चाहिए। मूल विषय यही है, ठीक है। और पता नहीं कैसे कैसे कानून बने, कुछ तो समझ में ही नहीं आता। इसी तरह से आपने एक तो सुना होगा वक्फ बोर्ड के बारे में, कभी सुना है कि नहीं सुना है? वक्फ बोर्ड के पास जानते हैं कानूनी तहत कौन सा अधिकार दे दिया गया है? वक्फ बोर्ड पूरे भारत की, हम लोग देख रहे थे ना कि मतलब देश के सार्वजनिक हितों के लिए राज्य कुछ भी ले सकता है, वक्फ बोर्ड के पास पूरा अधिकार है। वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पे कह देगा ये मेरा है, वो उसका है। पता नहीं कौन कानून बना दिए हैं संसद में। और अब अगर आपको चाहिए, जैसे सबका छोटा छोटा जमीन है, तो पहले वो वक्फ बोर्ड के पास जाएगा, वक्फ बोर्ड से सिफारिश करेगा अपनी जमीन मांगने के लिए। अगर वो दे करके कह देते चलो ठीक तुम्हारी जमीन दिया, तो जमीन आपकी। और अगर वो कहते हैं कि ना हम नहीं देंगे, तो आप न्यायालय से भी ले नहीं सकते, क्योंकि अंतिम निर्णय जमीन देना या नहीं देना वो किसका है? वक्फ बोर्ड का है। मतलब ये मुद्दा उठा कब था? और ये मुद्दा उठा था दक्षिण भारत से अभी 2 साल पहले। पता ही नहीं था लोगों को कौन कौन सा कानून बन के कहां दबा रखा हुआ है। अभी लगभग 2 साल पहले तमिलनाडु का एक केस था, या नेट पे डाल के देखिएगा तो आपको पूरा बताएगा उसमें। वहां पे लगभग 7 या 8 गांव थे, और वो गांव में कुछ ऐसी जरूरत पड़ी कि लोगों ने क्या किया, अपनी जमीन बेचने का प्रयास, सभी ने नहीं, मतलब कुछ 2-4 लोगों ने क्या किया, अपनी जमीन बेच रहे थे। तो जब वहां सरकारी दफ्तर पहुंचे और रजिस्ट्री कराने, तो पता चला ये जमीन तो आपकी है ही नहीं। तो कहे जमीन हमारी नहीं है, हमारे पूर्वजों की है, यहाँ 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से हम लोग रह रहे हैं। यानी रह जरूर रहे होंगे, लेकिन कानूनी अधिकार आपका नहीं है। तो पता लगा किसका है? तो पता लगा वक्फ बोर्ड का है। तो इसे कहिए वक्फ बोर्ड क्या होता है? पता ही नहीं भाई, वक्फ बोर्ड जैसी भी कोई चीज होती है। तो जब पता चला कि वक्फ बोर्ड क्या होता है, तब उसके बाद वहां से छोटे से गांव से फिर मीडिया से क्या हुआ, ये खबर बाहर आई, फिर मीडिया में चर्चा आया, फिर वक्फ बोर्ड के कानून पर रिसर्च हुआ, तब पता चला कि वक्फ बोर्ड के पास ये शक्ति है। नहीं विश्वास होगा तो आप लोग अपने स्तर से भी वक्फ बोर्ड का सारा कानून ढूंढ के देख लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब समान नागरिक संहिता जैसी चीजें आएंगी, तो इसमें जितने भी जो इस्लामिक संगठन जिनको संवैधानिक रूप से अलग अलग अधिकार दिया गया है, जाहिर सी बात है वो भी धीरे धीरे क्या किया जाएगा, उसमें काट पीट करके हटाया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। उसका कारण क्या है?
ये तो मैं भी समझ रहा हूं कि कोई भी सरकार इतनी जो है पागल नहीं होती है, जनता को बहुत कुछ दिखाना होता है, मुख्य विषय तो ये है जो समाज में हमको दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या चीजें खोई हुई हैं वो आपकी जानकारी में नहीं होता। तो भाई वो तब तो बुनियादी स्तर पे चीजों को जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सामाजिक स्तर पे ये, लेकिन इसका अंदर और किस किस तरह से नुकसान है उसका एक उदाहरण था वक्तपोर, ठीक। अब ये है कि समान नागरिक संहिता क्यों आना चाहिए। अब होगा क्या, मैंने आपको क्या बताया, इसीलिए जब मैंने पहले यहाँ पे शब्दों का प्रयोग किया तो मैंने क्या बताया, संहिता का मतलब क्या होता है, नियमों का विशेष समूह। अब हमने क्या किया, हमने जब हिंदू की बात की, इसका मतलब हिंदू शब्द जब यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब क्या है, सारे धर्मों की बात करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने सारे धर्मों में से सारे अच्छे अच्छे सार निकाल लिए और हमको लगा कि एक अच्छे नागरिक के आचरण के लिए और अच्छे नागरिक की संरक्षण या सुरक्षा के लिए हमको जिस प्रकार के विषय की आवश्यकता है हमने उसको कानून बना दिया। अब वो सबके लिए एक समान होगा। बौद्ध धर्म ध्यान आए, धम्म की नीति ध्यान है। धम्म की नीति में क्या हुआ था कि उसमें धम्म कोई धर्म नहीं था, धम्म क्या था, आचरण संहिता था कि प्रत्येक मानव को उस समाज के कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे समाज में रहना चाहिए, कैसे भाईचारा सौहार्द बढ़ाना चाहिए, उससे संबंधित एक संहिता थी, वही धम्म संहिता आप कह लीजिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी अब नागरिकों को समाज में क्या क्या अधिकार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसको लेकर के, और यही पूरा क्या है, मूल विषय है, ठीक है। कहां पर है, आर्टिकल 44, ठीक है। एक और देख लीजिए 45 से, इसको देख लेते हैं, जल्दी खत्म कर देते हैं आर्टिकल। अब यहां से बात कोई चीज समझाने वाला है नहीं, बस आर्टिकल ही आर्टिकल है, उसको देख लीजिए। तो आर्टिकल 45 क्या है, हाँ, अब यहां पर जो है जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, ठीक है, इन 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए इनके पोषण व शिक्षा संबंधित अधिकार, ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में पहले यहां पर क्या था, वो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था, लेकिन फिर आपने देखा कि जब हमने मतलब 2009 का अनिवार्य शिक्षा जो अधिनियम आया, मतलब जो बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल, तो 6 से 14 तो वहां पे हमने खींच के ले गए, इसलिए अब क्या है 6 साल से नीचे तक के लिए बात करने लगे हम लोग, ठीक है। तो वो उनका कानूनी अधिकार हो ही गया है, तो ये तो दिशा निर्देश है ना, भी भविष्य में ऐसा करना चाहिए, इसलिए अब यहाँ पे लाके क्या डाल दिया गया है, 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण और उनकी शिक्षा के संबंध में एक प्रोत्साहन होना चाहिए या उसके प्रयास होने चाहिए, ठीक है। 45, तो 40 क्या था, 40 में क्या था, पंचायत गठन और प्लस जो उसके सशक्तिकरण की बात थी। 41 की बात कर रहे हैं, तो 41 में क्या हो रहा है आपका, विशेष परिस्थितियां हो गई, उसमें बेरोजगारी, वृद्धावस्था, विकलांगता और अस्वस्थता, ठीक है। ऐसे में क्या करना है, उनके रोजगार का, उनकी शिक्षा का और उनके लोकहित ना, लोकहित जो मतलब सेवा हो सकता है, या आप कह सकते हैं लोकहित का मतलब यहाँ पर सरकार की तरफ से जो सेवाएं उनको दी जा सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर 42 में आपने देखा, तो 42 में क्या था कि अब जब नौकरी दे रहे हो तो कम से कम मानवीय दशा होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि मतलब जो 43 था वहां पर बात क्या है कि निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए और उद्योगों का जो है मतलब व्यवस्था होनी चाहिए। महिला प्रसूति का जो है 42 में ही है ना, कार्य न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशाएं होनी चाहिए, महिला प्रसूति सहायता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपने देखा कि 43 के बाद जो है 43A और 43B भी है। तो 43A में क्या है कि जब उद्योगों के प्रबंधन की बात होती है तो वहां मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, और फिर 43B में आपने देखा सहकारी संस्था की बात हुई। 44 हम लोग पढ़ रहे थे समान नागरिक संहिता, और 45 में आपका क्या आ गया, 45 में बच्चों के लिए, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण और शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 46। यहां पर क्या है, ध्यान रखिएगा, यहां पर 3 वर्ग के लिए चिन्हित किया गया है। कौन कौन सा, तो एक ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और दूसरे समाज के दुर्बल वर्ग। दुर्बल वर्ग मतलब कमजोर वर्ग, इनके हितों का संरक्षण करना है और उसको बढ़ावा देना है।
और जब हितों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से क्या है, इनके आय व शिक्षा संबंधित जो हित हैं उसको प्रोत्साहित करना है, संरक्षित करना। तो जितने भी प्रकार के आरक्षण हैं उसका अधिकार यहाँ से भी तैयार होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और प्लस समाज के दुर्बल वर्ग के शिक्षा व आय संबंधित हितों का संरक्षण करना और उसका प्रोत्साहन करना। ठीक, आर्टिकल 47 क्या है? हाँ, तो 3 पॉइंट है यहां पर। ठीक है, तो पहला क्या है कि नागरिकों के पोषाहार व स्वास्थ्य का संरक्षण, मतलब उनको एक अच्छा आहार प्राप्त हो, उनका स्वास्थ्य सही रहे। ठीक है, और इसके स्वास्थ्य के संदर्भ में फिर एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, जैसे हम कहते हैं शराब या अन्य मादक पदार्थ यानी नशीले जो पदार्थ होते हैं, ठीक, उनका क्या होना चाहिए, उनका उत्पादन व बिक्री, इस पर क्या रखना चाहिए, रोक लगा देना चाहिए। ठीक है, तो नीति निषेध तत्व का उद्देश्य जरूर है, लेकिन कोई सरकार नहीं करती। नीतीश कुमार पता नहीं कैसे हिम्मत करके कर दिए और कैसे किए ना, कि कम से कम अपने पूरे जीवन में एक तो अच्छा काम किए कि जहां वहां की महिलाओं का कुछ भला हो ना। महिलाओं का इसमें भला ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि पुरुष तो उनकी तो आजादी छीनी जा रही है। हाँ, जो महिलाएं भी पीने वाली उनके लिए समस्या होगी। अच्छा, उसमें भी देखिए, जैसे लोग कसम खा लेते हैं कि अगर हम इसको गलत मान लिए तो गलत है, इसको हम सही मान लिए तो सही है। मतलब कहते ना बेबात की बात, जैसे अगर मान लेते हैं, ये आज की बात नहीं है, अभी जब शराब बंद हुआ था तब भी आप किसी से कहते थे ना कि नीतीश ने क्या किया, वहां पर शराब बंद कर दिया। हाँ, क्योंकि अब तो बिहार में शराब बिकती नहीं है, अब तो लोग शराब पीते नहीं है। अरे भाई, आप किसी चीज के 100% सफाया की उम्मीद क्यों करते हो? आप बताओ कि जैसे लोग कहते थे वहां पर कि अरे अभी भी तो लोग वहां शराब पी रहे हैं, कितना शराब पा जाते होंगे। जब मिलना बंद हो जाता होगा, बॉर्डर के आसपास से जो तस्करी हो रही है थोड़ा बहुत लेके आप आ रहे होंगे, और जो पी रहे होंगे वो कितना महंगा पी रहे होंगे। तो जो डेली 50 रुपया 100 रुपया में पा जाते थे वो 500 रुपया में पाएंगे, तो उनको भी तो पीते समय 4 दिन की अपनी पैसा बचाना पड़ेगा, तो 4 दिन में एक ही बार ना पी पाएंगे। तो 100% तो कोई भी चीज सफाया नहीं हो सकता। लेकिन आप सोचिए कि अगर सार्वजनिक जगहों पर बिकना बंद हो जाएगा तो कम से कम 60 से 70% ऐसे लोग हैं जिनकी पहुंच से वो दूर हो जाएगा। तो चीजें धीरे धीरे ही सुधरती हैं। ठीक है, तो खैर देखिए यहाँ पर तो ये उस समय का उद्देश्य है, ठीक, जो फिलहाल बिहार सरकार ने इसको पूरा किया था। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करें तो आर्टिकल क्या है, 48 है। अब ये क्या कह रहा है कि जब भाई लोग क्या हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, उनका जो है पोषाहार भी अच्छा हो रहा है, कुछ काम वाम के लिए पुनः बात कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कृषि के गठन की बात हो रही है। इसके अलावा क्या है, पशुपालन के गठन की, पशुपालन यानी कृषि और पशुपालन को क्या करना है, प्रोत्साहित करना। ध्यान रखिए, जब आगे हम लोग बातचीत करेंगे ना तो हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा पूरा नीति निषेध तत्व है उसके मतलब आप कह सकते हैं कि जो विचार हैं, तो उस विचारों के मूलभूत आधार क्या हैं। कुछ समाजवाद की अवधारणा पर हैं, कुछ गांधीवाद पर हैं। तो उसमें ध्यान रखिएगा, गांधी जी पंचायती राज व्यवस्था के सबसे बड़े पक्षधर थे। उनका मानना था कि आदर्श लोकतंत्र गांव-गांव तक सीमित होना चाहिए, शक्ति का पृथक्करण गांव-गांव तक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वो आर्टिकल 47 और 48 के भी समर्थक थे। ठीक, इसका मतलब शराब को बंद कराना, ताकि पोषाहार और स्वास्थ्य कौन नहीं चाहेगा, लेकिन शराब मुख्य रूप से बंद कराना गांधी जी इसके बहुत बड़े समर्थक थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कृषि के विकास के लिए और पशुपालन, गांधीवाद को आपने ठीक से पूरा पढ़ा ही है कि किस तरह से आपने देखा कि उनका मानना था किसी गांव को इतना सक्षम बना दीजिए कि गांव के लोगों को अपने मतलब कस्बे तक, तहसील तक, शहर तक ना आना पड़े, वहां पर आत्मनिर्भरता इतनी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि के गठन, पशुपालन का प्रोत्साहन, और इसी वजह से फिर यहाँ पर एक पॉइंट क्या हो गया, जब आप पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं तो पशुपालन एक आपके आर्थिक स्रोत का भी जरिया है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो दुधारू पशु है, और उसमें सबसे प्रमुख उदाहरण आपके पास क्या होता है, गाय। तो गाय व अन्य दुधारू पशुओं के वध को निषेध करना, वध को निषेध करना। ठीक, इसका मतलब गाय हत्या या अन्य दुधारू पशुओं की हत्या को रोक लगाना।
ठीक है, ये कहां पर है आपका 48 में है। अब इसके बाद यही 48 में क्या है, एक और आके जुड़ गया है, ये क्या है, आर्टिकल 48A है। ठीक है, मतलब फिर से आके बाद में जोड़ा जा रहा है, 42वें संविधान संशोधन के तहत इलाके जोड़ा जाएगा 1976 में। ठीक है, इसके तहत क्या है, अब ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पर्यावरण संबंधित है, विषय आपका बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। 44A पर्यावरण का संरक्षण व जो वन्य जीव हैं, पर्यावरण का संरक्षण व वन्य जीव की सुरक्षा। तो जितना भी आप देखते हैं जो वन्य अभ्यारण्य बनते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है, प्लस जो जीव जंतु हैं उनको भी सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 49। अब ये थोड़ा सा आपको क्या है, अपने राष्ट्र प्रेम की तरह जागृत करता है और बताता है कि जो हमारे पास विरासत है ना, वो आज की नहीं है, और अगर चली जाएगी तो हम उसको आज प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इस विरासत के तहत क्या है, इस विरासत के तहत जैसे हम लोग बात करें तो जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, दूसरे स्तर पर हम लोग बात करें तो अब जो प्रमुख वस्तुएं हैं, यानी राष्ट्रीय महत्व या राष्ट्रीय गौरव से संबंधित क्या हैं, वस्तुएं हैं व स्थान है। ठीक है, इनका क्या करना है, इनका सुरक्षा करना है, इनका संरक्षण करना है। ठीक है, आप कितना भी विरोध करते हैं, रोड पे उतरते हैं, सब जायज है, सब अच्छा है, लेकिन अगर आप बस को जलाते हैं, ट्रेन को जलाते हैं, आप किसका नुकसान कर रहे हैं। अल्टीमेट मतलब भारत में थोड़ी सी ये सब कमियां हैं कि हम लोग किसी भी सार्वजनिक चीज को अपना समझते ही नहीं है। हम लोग को लगता है बस मेरा वही है जिसपे हमने अपना पैसा निवेश किया है। ठीक है, मतलब जापान वापान की कहानी ये है कि जापान वापान में लोग बताते हैं कि मतलब अगर वो सरकारी बसों में चलते हैं, कोई थोड़ा सा फटा हुआ दिख जाता है ना, तो वो सब घर से सुई धागा लेके जाते हैं और सिलते हैं। देखिए जापान छोटा पिद्दी भर का देश है, इतना आगे इसलिए बोला क्योंकि उसको एक एक संसाधन की कीमत है। जैसे होता ना, मतलब पैसे वाले बाप का बिगड़ायल बच्चा, लैपटॉप ला के दे दिए तो कभी उसको खुला छोड़ दिया तो खुला ही छोड़ा है, धूप में रख दिया धूप में रखा है, पानी पी रहा था गिर गया तो पोछने तक नहीं गया, पता है दूसरा लैपटॉप मिल जाएगा। तो भारत में समृद्धि उतनी तो भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हम लोग के पास मतलब स्वतंत्रता और आजादी उसी स्तर तक की है ना। तो ध्यान रखिएगा, मैंने बताया ना कि वहां पर लोग जाकर के उसको सिलते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, हाँ यहाँ पर अगर जो हो जाएगा तो मैं तो हमेशा एक ही उदाहरण देता हूँ, जब मेरे कुछ नहीं समझ में आता कि कितने स्तर तक नीचे लोग गिर सकते हैं, तो मैं ही बताता हूँ कि भारत वो देश है जहाँ पर राष्ट्रीय संपत्ति पर लोगों का इतना अधिकार है कि वो कुछ भी ले जा सकते हैं। और इसीलिए ट्रेन के मतलब जो वॉशरूम होता है उसमें जो छोटा डिब्बा होता है उसको भी चेन से बांधना पड़ता है, नहीं उसको भी लोग लेके चले जाएंगे, है ना। तो ये ऐसा देश है। आइए, ये क्या है, राष्ट्रीय महत्व की जितनी चीजें हैं, जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसका क्या करना चाहिए, हमको सुरक्षा करना चाहिए, उसका संरक्षण। इसीलिए कहना ये थोड़ा सा आपके अब मौलिक कर्तव्य से जोड़ रहा है। ठीक, इसके लिए कोई ऐसा तो नहीं कि आपको मतलब नहीं करेंगे तो किसी प्रकार के दंड का प्रावधान है। राज्य की भी जिम्मेदारी है, यहाँ पे राज्य के लिए निर्देश है, लेकिन मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे हम लोग तो मौलिक कर्तव्य देखेंगे, ये राज्य के लिए बनता है क्योंकि राज्य को सारा निर्देश है, लेकिन मौलिक कर्तव्य भी लोगों के लिए है। अब आर्टिकल 50 क्या है, हाँ वही जो कानवाली संहिता था उसी को ला करके यहाँ पर फिर संविधान में लागू कर दिया जा रहा है। ठीक है, आगे चल के तो आर्टिकल 50 क्या कहता है, ये कहता है कि जो न्यायपालिका है, या ऐसे कहिए ना जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका, इसका क्या करना है, न्यायपालिका से पृथक्करण करना है। इसका मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के शक्ति जो अधिकार होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अंतिम आ जाता है आर्टिकल 51। बहुत आपने पूरे भारत को सुधार लिया, व्यवस्थाएं देख लिया, अब थोड़ी सी और सोच बड़ी रखिए और चलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है और अंतरराष्ट्रीय
सुरक्षा की बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। आर्टिकल 49 स्मारक वस्तुएं स्थान राष्ट्रीय महत्व के जो उनका संरक्षण। 48A पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण। 48 पशुपालन मतलब को गठित करना, कृषि का गठन करना, प्लस गाय व अन्य दुधारू पशुओं को वध निषेध करना। ठीक है, 47 स्वास्थ्य पे ध्यान रखना, पोषाहार को प्रोत्साहित करना और शराब व अन्य मादक पदार्थों पर बिक्री पर रोक लगाना। ठीक है, उत्पादन और विपणन दोनों। 46 अनुसूचित जाति जनजाति प्लस पिछड़े वर्ग के आर्थिक व शैक्षणिक हितों का संरक्षण करना। और 45 देखा ही था आप लोगों ने, 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए जो है वो उसके पोषाहार और प्लस उसकी शिक्षा का संरक्षण करना या उसको प्रोत्साहित करना। ठीक है, इस तरह से आपके आर्टिकल 51 तक खत्म हो गए, लेकिन इसमें केवल आर्टिकल ही नहीं है, अभी कई विषय हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो कल एक लेक्चर और लगेगा जहां डीपीएसपी हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग लगातार न्याय की बात करते हैं, तो न्याय भी तो होना चाहिए। पता चला जो पुराने बच्चे हैं वो नोट्स लेकर बैठे हैं और नए वाले बेचारे अभी डीपीएसपी का पूरा नोट्स भी नहीं पाए थे, तो मुझे ध्यान में नहीं था। तो आज मैं डीपीएसपी का नोट्स भी दे दे रहा हूँ पूरा। ठीक है, पूरा लास्ट तक का दे देंगे। कल एक दिन की क्लास आपकी क्या होगी और होगी जिसपे डीपीएसपी के सारे कंसेप्ट को खत्म कर देंगे। अब फिर परसों आप लोग का टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा नए वालों को भी थोड़ा अगर इधर का नहीं पढ़ेंगे तो भी मिल जाएगा, पढ़ लेंगे। क्लियर है? चलिए।